इस सत्र को जब हम प्रारंभ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह सबके लिए इसलिए भी प्रसन्नता का विषय होगा कि हम सबको अपने विकास की दृष्टि से न सिर्फ कई सत्र सुनने का अवसर मिलेगा, अपितु हमको उन सत्रों को संचालित करने का या प्रवक्ता के रूप में सत्र में प्रस्तुतिकरण करने का भी अवसर मिलेगा। तो सीबीएसई की दृष्टि से भी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दृष्टि से भी यह आचार्यों के अपने विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सोपान है और हम सब इसमें गंभीरता से सहभागी होंगे ऐसी अपेक्षा के साथ आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए अपना आज का सत्र प्रारंभ करता हूं। आज का हमारा सत्र जो है उसको हमने नाम दिया है प्रश्न पत्र निर्माण कला। और वास्तव में प्रश्न पत्र बनाना एक कला ही है, एक आर्ट ही है, क्योंकि प्रश्न पत्र को जब हम बनाते हैं तो बहुत सारी बातों के हमको सावधानी रखना पड़ती है, उसकी विशेषताओं का ध्यान रखना पड़ता है और उसके गंभीरताओं का ध्यान रखना पड़ता है और एक प्रश्न पत्र इतना सात्विक बनाना पड़ता है कि जिसके द्वारा हम जो उद्देश्य प्रश्न पत्र निर्माण का या उस परीक्षा का वो अच्छे से पूर्ण कर पाते हैं। तो उस दृष्टि से प्रश्न पत्र निर्माण को मैं कला ही कहूंगा। यह कला में एक आचार्य ने निपुण होना चाहिए और ये निपुणता तब आती है जब हम उसका अभ्यास करते हैं, उसके बारे में, उसके प्रश्न पत्र के संपूर्ण जो भाग है उन भागों के बारे में चिंतन करते हैं या उन भागों के बारे में हमको जानकारी होती है और एक आदर्श ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है उस ब्लूप्रिंट के बारे में हम विचार करते हैं। और ये सारा करते हुए जब हम एक आदर्श प्रश्न पत्र कैसा होना चाहिए ऐसी पूरी कल्पना एक शिक्षक के मन मस्तिष्क में होती है तो निश्चित तौर पर उसके द्वारा जो निर्मित प्रश्न पत्र होता है वो भी बहुत आदर्श होता है, आइडियल होता है। यदि हम इसको दूसरी दृष्टि से भी विचार करें तो ये प्रश्न पत्र जो होता है ये केवल भैया बहनों के मूल्यांकन का साधन नहीं होता है, अपितु भैया बहनों के साथ साथ अर्थात जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके वैल्यूएशन के साथ साथ, उनके मूल्यांकन के साथ साथ जो हमारे सब्जेक्ट टीचर है उनका भी अपना वैल्यूएशन होता है। और उतना ही नहीं तो सब्जेक्ट टीचर के भी मूल्यांकन के साथ साथ किसी भी संस्था के लिए वो प्रश्न पत्र चूंकि अपनी संस्था से बाहर तक जाता है, समाज के अन्य लोगों तक भैया बहनों के या शिक्षार्थियों के अपने छात्रों के माध्यम से पहुंचता है, तो कई लोग उसका अवलोकन करते हैं जो इस विषय की जानकारी रखते हैं या रुचि रखते हैं। ऐसे लोग ट्यूटर भी हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके परिवार के बड़े भैया बहन, उनके अपने परिवार के सदस्य हो सकते हैं। ये सब लोग बड़े आतुर होते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर जो ये करके आया है वो कैसा करके आया होगा और जब उसको देखते हैं तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन पेपर जो है वो हमारी संस्था का, संस्था में कार्य करने वाले टीचर्स का, हमारी संस्था की अपनी शैक्षिक गुणवत्ता का, इन सबका मूल्यांकन का एक आधार बन जाता है कि हमारी किस प्रकार की गुणवत्ता होगी, हम कितने गंभीरता से इन बातों को ध्यान में रखते हैं और कितनी गंभीरता से मूल्यांकन करते हैं। तो उस दृष्टि से भी चूंकि और कोई विचार करे या ना करे, मैं तो ये चाहता हूं कि हमारा प्रत्येक कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, क्वालिटी ओरिएंटेड हो और इस दृष्टि से हमको प्रत्येक वह बात जिस पर हम क्वालिटी ओरिएंटेड वर्क कर सके और अपनी संस्था को ठीक से, अपने आप को ठीक से प्रतिस्थापित कर सके, प्रतिष्ठित कर सके समाज में, उस दृष्टि से अपने को प्रत्येक बिंदुओं पर विचार करना चाहिए और वह सारे विषय हमारे इन ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसमें आएंगे। आज जो हमारा विषय है वो प्रश्न पत्र रचना है और प्रश्न पत्र रचना को हमने कला का नाम दिया है, प्रश्न पत्र निर्माण कला। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं कि प्रश्न पत्र निर्माण कला से संबंधित हम देखते हैं कि प्रश्न पत्र का जो निर्माण है वो क्यों करना चाहिए, उसकी शुरुआत करें। उसके पूर्व में हमको देखना होगा कि ये प्रश्न पत्र है क्या, इसको क्वेश्चन पेपर को बनाना क्यों। तो हमारा प्रारंभ होता है कि जो हम शिक्षण कराते हैं, हमारी जो शैक्षिक प्रक्रिया है, जो भैया बहनों को क्लास में हम पाठ्यक्रम सिखाने के लिए या वो पाठ्यक्रम को अध्यापित कराने के लिए जाते हैं, उस पाठ्यक्रम अध्यापन के अर्थात हमारी जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है, हमारी जो शैक्षिक प्रक्रिया है, उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि शिक्षण की उद्देश्य की पूर्णता, जो शिक्षण है हमारा, उसका उद्देश्य क्या है, उसको यदि हम पूर्ण कर पा रहे हैं तो हम अपनी शैक्षिक प्रक्रिया को पूर्ण कर पा रहे हैं। शैक्षिक प्रक्रिया की पूर्ति का या शैक्षिक प्रक्रिया को पूर्णता देने का दूसरा हमारा जो पार्ट है, दूसरा स्टेप जो है वो हमारी पाठन विधि है। पाठन विधि को हम शिक्षण पद्धति भी कहते हैं, टीचिंग मेथड्स भी कहते हैं या मेथोडोलॉजी भी हम कह सकते हैं। तो हम किस प्रकार की टीचिंग मेथड्स यूज करते हैं जिसके द्वारा भैया बहनों को हम अपना जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को अध्यापित करते हैं। और तीसरा जो है मूल्यांकन,
कि हमारी मूल्यांकन की प्रक्रियाएं किस प्रकार की है, जिसके द्वारा हम ये पता कर सके, ये जानकारी उपलब्ध कर सके कि हमने जो शिक्षण करवाया है, हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो कितनी गुणवत्तापूर्ण है, उससे छात्रों ने कितना सीखा है और शिक्षक ने कितना सिखाया है। तो ये जो हमारी शिक्षण की जो प्रक्रिया है या हमारी जो शैक्षिक प्रक्रिया, उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है शिक्षण के उद्देश्य की पूर्णता, दूसरा है हमारी शिक्षण की पद्धति और तीसरा है मूल्यांकन। अब हम शिक्षण उद्देश्य की पूर्णता, यानी आजकल एनईपी में उसको जो है लर्निंग आउटकम्स कहा है। और हम जब लर्निंग प्लान बनाते हैं या हमारा टीचिंग प्लान बनाते हैं, हम लेसन प्लान बनाते हैं, उसमें इसको फर्स्ट स्टेप के रूप में दिया है। उसको हम बहुत बार चिंतन और चर्चा कर चुके हैं। दूसरा हमारी जो है टीचिंग मेथड्स, उसके ऊपर भी हम कई बार चर्चा और चिंतन कर चुके हैं। लेकिन जो हमारा मूल्यांकन है कि हम बच्चों का जो मूल्यांकन करेंगे, उस मूल्यांकन को कैसे करना चाहिए और उस मूल्यांकन की जो आदर्श विधि, उस आदर्श विधि के माध्यम से जो मूल्यांकन करते हैं तो उसकी प्रक्रिया कैसी आदर्श होनी चाहिए, उस पर आज हम चिंतन करेंगे। तो मूल्यांकन हमारा जो थर्ड स्टेप है, उस पर हम व्यापक रूप से आज चिंतन करने वाले हैं। मूल्यांकन क्या है, तो हम सब जानते हैं कि मूल्यांकन क्या है। एवेल्युएशन जो है वह है शिक्षण का एक पार्ट, हम जो टीचिंग करवाते हैं उसका एक हिस्सा है। यदि हम टीचिंग करवा रहे हैं लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं कर सके, तो न तो शिक्षक को पता लग पाएगा कि मैंने कैसा पढ़ाया, और न बच्चे का ने कितना ग्रहण किया, कितना प्राप्त किया है, कितना उसका अवबोध हुआ है, कितनी जानकारी वो हमारी टीचिंग से संकलित कर पाया है, सीख पाया है, इसका भी हम अनुमान नहीं कर पाएंगे। तो जो मूल्यांकन है वो शिक्षण का एक अंग है, और इससे जो प्राप्त ज्ञान या जानकारी है उसका हम अंकन करते हैं, उसका वेटेज मापन करते हैं। अर्थात उसका मूल्यांकन जो है वह एक प्रक्रिया है जिसमें हम ये प्राप्त करते हैं कि बच्चों ने कितनी जानकारी या ज्ञान प्राप्त किया है जो हमारे द्वारा या शिक्षक के द्वारा दिया गया है। तो मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षण का एक अंग है। यदि हम देखें कि मूल्यांकन की और क्या क्या प्रक्रियाएं या विधियां हैं, तो मूल्यांकन की अन्य प्रक्रिया या विधियां हम जानते हैं कि निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन करना। हम बच्चों को विभिन्न प्रकार से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उनके कार्यों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके विभिन्न प्रकार के जो अभिलेख है उनको ऑब्जर्वेशन करते हैं, और निरीक्षण करके, ऑब्जर्वेशन करके भी हम भैया बहनों का मूल्यांकन कर पाते हैं कि कौन बच्चा अच्छा पढ़ता है, कौन मध्यम श्रेणी का है, कौन उत्तम श्रेणी का है और कौन सामान्य श्रेणी का है। तो इस प्रकार से भी हम बच्चों के मूल्यांकन कर पाते हैं, या हमारे टीचिंग का भी मूल्यांकन हम उस प्रकार से निरीक्षण के माध्यम से करते हैं। दूसरा शिक्षण की अपने शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन की विधि है हमारी साक्षात्कार। इंटरव्यू करके या आपसी इंटरेक्ट होकर के, वार्तालाप करके, उनसे कुछ बातें आपस में पूछ करके, उनके समक्ष आपस में साक्षात्कार करके हम यह पता करते हैं कि भैया ने हमारे द्वारा अध्यापित विषय को या हमारे द्वारा अध्यापित विषय वस्तु को, कंटेंट्स को कितना समझा है, कितना जाना है, कितना प्राप्त कर लिया, ग्रहण कर दिया है। एक और विधि पर अगर हम चर्चा करें तो वो प्रश्नावली जो है उसकी पूर्ति है। प्रश्नावली पूर्ति 2 प्रकार से हो सकती है, लिखित प्रकार से भी हो सकती है, क्वेश्चन क्विज, और हम ओरली भी या कोई ग्रुप बना करके समूह में भी क्वेश्चन क्विज कर सकते हैं। प्रश्न मंच आधारित हमारी यह प्रश्नावली पूर्ति हो सकती है। प्रश्नावली पूर्ति का जो विस्तृत रूप है वो हमारी परीक्षाएं हैं, लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा। इसी प्रकार से छात्र निर्मित वस्तुएं, छात्र जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, टीएलएम बनाते हैं, प्रोफाइल्स तैयार करते हैं, या अन्य प्रकार की जो कुछ भी शिक्षण से संबंधित या हमारे जो पाठ्यक्रम से संबंधित चीजें तैयार करते हैं, हमारे द्वारा तैयार करवाई जाती है शिक्षक के द्वारा, उनका भी मूल्यांकन करके, उनको भी देख करके हम उस बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। यह भी हमारी एक मूल्यांकन की विधि है। और अगला है अभिलेख परीक्षण। बच्चों द्वारा जितने भी अभिलेख बनाए जाते हैं, जैसे रफ उसका कार्य है, उसका फेयर कार्य है, उसके द्वारा कोई नोट्स बनाया गया है, उसके द्वारा उसके अकॉर्डिंग कोई और इस तरह का जो है प्रोफाइल रेडी किया गया है जो सब्जेक्ट या कंटेंट के आधारित पर बनाया गया है, या उसके द्वारा कोई चित्र चार्ट बनाए गए हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं उसके द्वारा छात्र का जो अभिलेख निर्मित किया जाता है या हमारे द्वारा छात्र का जो अभिलेख निर्मित किया जाता है, इस विधि से भी हम भैया बहनों का मूल्यांकन या बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। तो ये हमारे मूल्यांकन की जो ज्ञात विधियां हैं, जो अभी तक हमको पता है वो विधियां हैं। इनमें एक सबसे प्रभावी और महत्वपूर्ण जो विधि है, हम देखते हैं कि वह प्रभावी और महत्वपूर्ण विधि क्या है जिसका हम उपयोग करते हैं, क्योंकि वो हमारी जो है शिक्षा नीति में सम्मिलित है। तो हमारी जो प्रभावी या जो बहुत प्रचलित विधि है मूल्यांकन की, वह है परीक्षा पद्धति। हम एग्जाम लेते हैं,
परीक्षा संपन्न करते हैं और परीक्षा के माध्यम से भैया बहनों का मूल्यांकन करते हैं कि हमारे द्वारा अध्यापित पाठ्यक्रम या विषय वस्तु या जो सत्र के दौरान उनके लिए निश्चित शैक्षिक कार्य था, उसका मूल्यांकन हम इस पद्धति से करते हैं। इसको हम अंक पद्धति से करते हैं, उनको अंक का वेटेज मिलता है और उस वेटेज के अकॉर्डिंग वो जितना अंक अर्जित करते हैं तो हम उसको परसेंटेज में जो है मूल्यांकित करते हैं कि इतना परसेंटेज अंक इस बच्चे ने प्राप्त किया है। तो हमारी जो सबसे प्रभावी और प्रचलित पद्धति है मूल्यांकन की, वह है परीक्षा पद्धति। परीक्षा पद्धति को हम जानते हैं कि 3 प्रकार से परीक्षा पद्धति हमारी होती है। पहली परीक्षा पद्धति हमारी होती है लिखित, हम उसमें कोई लिखित प्रश्न पत्र निर्माण करते हैं। अब चाहे वो टेस्ट हो तो हम लिखित टेस्ट पेपर निर्माण करते हैं, या हम बोर्ड पर ले रहे हैं, क्लास में कोई इस प्रकार का मूल्यांकन कर रहे हैं, क्लास टेस्ट ले रहे हैं तो हम बोर्ड पे लिख देते होंगे। तो एक लिखित पद्धति हमारी परीक्षा की होती है। दूसरी पद्धति होती है मौखिक, हम वर्बली ओरली बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके आंसर्स हमको आते हैं। ये परीक्षा के रूप में हम क्वेश्चन पेपर बना करके पूछे या क्लास के अंदर पूछे या उनको होमवर्क दे करके पूछे, तो मौखिक पद्धति से भी हम मूल्यांकन करते हैं। परीक्षा के दौरान हम इसको परीक्षा के रूप में, मौखिक और लिखित परीक्षा के रूप में इसको ले लेते हैं। साथ में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, तो प्रायोगिक विषयों की भी हम परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करते हैं, प्रश्न पत्र निर्माण करते हैं और उस सिलेबस के या अकॉर्डिंग जो कंटेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रायोगिक परीक्षा लेते हैं। यहाँ दोनों पद्धतियां होती है, लिखित परीक्षा भी होती है प्रायोगिक में और जो है मौखिक भी होती है, और साथ में उसको प्रत्यक्ष वो विधि का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए वो प्रैक्टिकली उस कार्य को करके भी दिखाते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारी 3 प्रकार की परीक्षा की पद्धति होती है, लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। अब इस दृष्टि से यदि हम विचार करें कि हम परीक्षा पद्धति से बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, अर्थात लिखित, मौखिक और प्रायोगिक परीक्षा, या लिखित केवल लिखित, लिखित और मौखिक दोनों, अथवा लिखित, मौखिक और प्रायोगिक तीनों प्रकार की पद्धति हम इस परीक्षा पद्धति में अपनाने वाले हैं। तो इस दृष्टि से हमको एक आदर्श प्रश्न पत्र रचना या उसके निर्माण करने पर ध्यान देना होगा या उस तरफ जाना होगा। अब यहां से प्रारंभ होता है कि हम प्रश्न पत्र निर्माण जब करेंगे परीक्षा पद्धति से परीक्षा लेने के लिए, तो वो परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसा होना चाहिए, आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि एक अच्छा प्रश्न पत्र जो होता है वो 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है, उसके 4 पार्ट हो सकते हैं। और ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं कि परीक्षा प्रश्न पत्र के ये 4 पार्ट में पहला पार्ट है कि उद्देश्य की दृष्टि से प्रश्न पत्र कैसा होना चाहिए। आखिर ये लिखित परीक्षा, ये मौखिक परीक्षा, ये प्रायोगिक परीक्षा हम क्यों ले रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो इस उद्देश्य की दृष्टि से हमारा जो प्रश्न पत्र होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए। तो उद्देश्य की दृष्टि से हम ऑब्जेक्ट जो हमारा है, लर्निंग आउटकम्स जो हमको आना चाहिए, वो हम यहाँ चेक कर रहे होते हैं। और वह चेक करने के हमारे 4 सोपान होंगे। ये 4 सोपान क्या है, तो इसमें हम जब प्रश्न पत्र निर्माण कर रहे होंगे तो देश की दृष्टि से 4 सोपान युक्त प्रश्न हमारे उस प्रश्न पत्र में आना चाहिए। ये 4 सोपान है। पहला है ज्ञानात्मक प्रश्न। ज्ञानात्मक प्रश्न की श्रेणी कौन सी होगी, किसको हम ज्ञानात्मक प्रश्न कहेंगे, तो देखने में आता है कि जो हम पाठ पढ़ाते हैं, जो लेसन हम टीच करते हैं, उस लेसन को अंत में एक्सरसाइज होती है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हम लिखाते हैं। तो जो पाठ हमने पढ़ाया, समझाया, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने लिखा है जस के तस, जैसे उस बुक में या उस लेसन के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को हम लिखाते हैं। बच्चा उसको याद करता है और रटता है, समझता है, जो कुछ भी करता है। तो उसने जो उन क्वेश्चंस को जैसे क्वेश्चन फ्रेम किए गए सेम वैसा क्वेश्चन आता है और उसके आंसरिंग वो करता है। तो ध्यान में आता है कि हमने उसका ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन कर लिया है कि उसने जो प्रश्न सिखाए गए हैं, जो पाठ्यक्रम या जो विषय वस्तु पढ़ाई गई है, जो प्रश्न दिए गए थे वो उसने लिखाए गए थे, वो उसने याद किए हैं, समझे हैं, या उसको जस का तस लिखा है। तो ये उसके ज्ञानात्मक पक्ष का हम मूल्यांकन कर पाते हैं। दूसरा है अवबोधात्मक प्रश्न। अवबोधात्मक प्रश्न कौन से होंगे कि जो ज्ञानात्मक पक्ष उसने, जो जानकारी उसने अर्जित की है, जो सीखा है उसने, उस सीखने के आधार पर क्या उसके अंदर ये जानकारी हो गई है कि मैं ऐसे कोई प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता हूं। तो ऐसे प्रश्न अवबोधात्मक प्रश्न कहलाते हैं। कि सपोज करिए कि हिंदी हम पढ़ा रहे हैं और हिंदी के अंदर ज्ञानात्मक प्रश्न हमारा बनता है, संज्ञा से संबंधित यदि प्रश्न हम बना रहे हैं तो कि संज्ञा की परिभाषा दीजिए, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। अब संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित हमने लिखाई, उसने वैसे की वैसे याद कर ली, वैसा का वैसा उसने लिख दिया, मतलब उसका ज्ञानात्मक पक्ष तो मजबूत है, उसने जैसी संज्ञा की परिभाषा लिखाई गई उदाहरण सहित वैसी की वैसी परीक्षा लिख दी।
वैसे कि वैसा उत्तर लिख दिया उसने परीक्षा में। लेकिन संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना, ये ज्ञानात्मक पक्ष उसका मजबूत हो गया। लेकिन अवबोध हुआ कि नहीं उसको कि संज्ञा आखिर है क्या, उसको लर्न हुआ कि नहीं, उसने सीखा कि नहीं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो साधारण सी बात है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसके उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। लेकिन अवबोधात्मक प्रश्न कौन सा होगा, तो अवबोधात्मक प्रश्न की श्रेणी यह होगी कि हमने एक वाक्य दे दिया और ऊपर निर्देश किया कि दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटिए या संज्ञा को छांटिए, दिए गए वाक्यों में संज्ञा को छांटिए। अब उसमें हमने दे दिया कि श्री लखन सूटकेस लेकर भोपाल जाते हैं। इसमें संज्ञा क्या क्या है, तो ध्यान में आ रहा है कि लखन जो है वो नाम है व्यक्ति का, इसलिए यह संज्ञा है। सूटकेस जो है वो वस्तु का नाम है, इसलिए यह संज्ञा है। और भोपाल जो है वो स्थान का नाम है, इसलिए यह संज्ञा है। तो इन तीनों को उसने छांट लिया, चयन कर लिया और लिख दिया उन्होंने, लखन संज्ञा है, सूटकेस संज्ञा है और भोपाल संज्ञा है। तो उसको अवबोध हो गया, अर्थात उसको जानकारी हो गई है कि इस पूरे वाक्य में संज्ञा के शब्द कौन से थे, अर्थात उसने संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित समझ ली थी। इस समझ उसकी विकसित हो गई तो वो उस प्रश्न का उत्तर दे पा रहा है। इसलिए यह प्रश्न की श्रेणी कहलाएगी अवबोधात्मक प्रश्न। ऐसे किसी भी विषय में प्रश्न बनाए जा सकते हैं जो ज्ञानात्मक प्रश्न है, उनके अकॉर्डिंग हम उसका अवबोध चेक करने के लिए, कि उसके समझ चेक करने, अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो अवबोधात्मक प्रश्न कहलाते हैं। फिर आता है कौशलात्मक प्रश्न, कि जो बच्चे ने सीखा है, समझा है, उसका उपयोग कर पा रहा है कि नहीं। वो उपयोग करने की, सीख भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन उपयोग करने की कुशलता नहीं आ पा रही। तो उपयोग करने की कुशलता आना, यह चेक करने के लिए हम कौशलात्मक प्रश्नों का समावेश करेंगे प्रश्न पत्र के अंदर। ये कौशलात्मक प्रश्न कैसे होंगे, तो एक छोटा सा उदाहरण, मैं एक ही विषय को लेकर उदाहरण दे रहा हूं ताकि ठीक से समझे जा सके, आप अन्य विषयों पे उनको अप्लाई कर सकते हो। हिंदी में ही हम चलते हैं, तो हिंदी में यदि आपने एप्लीकेशन लिखाई, एक प्रार्थना पत्र आपने हिंदी में लिखाया कि 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र प्रधानाध्यापक को लिखिए। अब 3 दिन के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है अवकाश के लिए, लेकिन परीक्षा में पूछ लिया आपने कि उसने प्रार्थना पत्र तो लिखना सीख लिया, जैसा आपने लिखाया था वैसा का वैसा तो लिख सकता है, अर्थात ज्ञानात्मक पक्ष तो मजबूत हो गया, अवबोधात्मक पक्ष भी मजबूत है। लेकिन एक कौशल आया कि नहीं कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जा सकता है। तो 3 दिन के अवकाश की बजाय उसमें एक प्रश्न जो मैं आपने चेंज कर दिया कि बीमारी के कारण 4 दिन का अवकाश पत्र अपने प्राचार्य जी को लिखिए, प्रधानाचार्य जी को लिखिए। तो केवल बीमारी और उसके कारण 4 दिन का अवकाश पत्र, तो ये समझ उसके अंदर आ गई है क्या, ये कौशल उसके अंदर आ गया है क्या कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसका उत्तर कैसे फ्रेम करना है। तो अब उसने बीमारी का कारण बताते हुए 3 दिन या 4 दिन का प्रार्थना पत्र किसको लिखा, प्राचार्य प्रधानाचार्य का कहा तो प्रधानाचार्य को लिखा, यदि उसमें कहा कक्षाचार्य को 3 दिन का लिखिए तो कक्षाचार्य को लिखा। तो ये जब उसके अंदर कुशलता आ जाती है, ये कौशलात्मक प्रश्नों के माध्यम से जांच की जाती है। उसमें ये लिख दिया गया है कि अपने वार्ड के पार्षद को जो है अपने मोहल्ले की नाली साफ करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखी, तो उसने एक प्रार्थना पत्र लिखना सीख लिया है। वो कुशलता उसके अंदर आ गई है कि जब मैं क्लास टीचर को या प्रधानाचार्य को प्रश्न प्रार्थना पत्र लिख सकता हूं, जो बताया गया वैसा लिख सकता हूं, तो मैं क्या अपने वार्ड के पार्षद को अपने वार्ड की सफाई के लिए या नाली ठीक करने के लिए यह नहीं लिख सकता हूं क्या। तो प्रधानाचार्य की जगह जो है पार्षद महोदय आ जाएगा, विषय में जो है अवकाश की जगह आ जाएगा कि वार्ड की सफाई करने बाबत, वार्ड की सड़कों की सफाई करने बाबत, और बाकी चीजें महोदय वगैरह बाकी सब चीज लेकर के उल्लेख क्या आ जाएगा, उसमें किस बात का उल्लेख करना होगा, और अंत में जो क्या लिखना है। तो ये सारी उसने जब स्ट्रक्चर सीख लिया है और उसको सीखने के, समझने के साथ साथ उसका उपयोग करने की क्षमता विकसित हो गई है, इसकी जांच करने के लिए कौशलात्मक प्रश्नों का समावेश किया जाए। अब ये पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग कौन से प्रश्न कौशलात्मक होंगे, यह आपने समझना होगा। अगला आता है प्रयोगात्मक प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न जो प्रयोग की दृष्टि से, मतलब प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट नहीं, जो हम लेबोरेटरीज में करते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट वाला प्रश्न नहीं होगा। प्रयोगात्मक प्रश्नों का मतलब होगा कि जो बातें उसमें दिखाई गई है उनका प्रयोग करते हुए, या जो बातें आपको ज्ञानात्मक दृष्टि से सिखाई गई है उसका प्रयोग करते हुए, उस कुशलता का उपयोग करते हुए, उस समझ का उपयोग करते हुए आप उस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं कि नहीं। जैसे ऐसे प्रश्न होते हैं कि एक से अधिक प्रश्नों को जोड़ दिया और दोनों के उत्तर अब उसको जोड़ के लिखना है, तो वो कैसे लिखेगा। तो ये इस तरह के श्रेणी के प्रश्न होते हैं, प्रयोगात्मक श्रेणी के प्रश्न। और भी प्रयोगात्मक श्रेणी के प्रश्नों के उदाहरण हो सकते हैं कि आपने सपोज करिए कि
एक उसको धेनु का निबंध लिखवाया, या हिंदी में कहें तो गाय का निबंध लिखवाया। मैं छोटी कक्षा का उदाहरण दे रहा हूं, अब इसको बड़ी कक्षाओं की तरफ अप्लाई कर ले। तो गाय के निबंध की दृष्टि से उसको आपने सिखाया कि गाय का निबंध कैसे लिखना, लेकिन आपने साथ साथ में एक निबंध और लिखवा दिया विद्यालय का, आपने एक निबंध और लिखवा दिया दीपावली का। ये तीनों निबंध नहीं आए, लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आपने दे दिया, एक प्रयोग आपने बच्चे के साथ उसके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कर लिया कि आप जो है अपने गांव में लगने वाले या अपने शहर में लगने वाले किसी मेले का पर निबंध लिखिए। तो क्या मेले पे बच्चा निबंध लिख सकता है? या आपने लिख दिया वृक्ष पर निबंध लिखिए 10 पंक्तियां, तो क्या बच्चा वृक्ष पर निबंध लिख सकता है? अर्थात निबंध कैसे लिखना है, इसका ज्ञान होने के साथ, इसका अवबोध होने के साथ इसकी कुशलता भी उसके अंदर आ गई है, और अब आप उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए वह इस प्रकार के प्रश्नों की रचना भी कर सकता है और इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर भी दे सकता है। यह प्रयोगात्मक प्रश्नों की श्रेणी होगी। तो हम उद्देश्य की दृष्टि से इस 4 प्रकार के प्रश्नों को हमको परीक्षा में सम्मिलित करना चाहिए, प्रश्न पत्र में सम्मिलित करना चाहिए। दूसरी बात आती है हमारी उत्तर के आकार की दृष्टि से प्रश्न। तो उत्तर के आकार की दृष्टि से भी प्रश्नों का चिंतन प्रश्न पत्र निर्माण करते समय करना चाहिए। उत्तर के आकार में कौन कौन सा ध्यान रखना है? तो भाई उत्तर का आकार बड़ा छोटा हो सकता है, इस दृष्टि से लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, वैकल्पिक, रिक्त स्थान वाले, ऐसे विविध प्रश्नों की श्रेणियां होती है। तो उसमें रिक्त स्थान वाले प्रश्न हमारे सम्मिलित हो रहे हैं क्या? उसमें हमारे सत्य असत्य वाले, असत्य असत्य विवेचना करने वाले प्रश्न सम्मिलित हो रहे हैं क्या? कई बार क्या होता है कि केवल सत्य और असत्य लिखना होता है, दो में से एक चीज टिक करना होती है। तो कई बच्चों को नहीं आता, तब भी वो इसमें से सत्य असत्य टिक कर देता है। लेकिन इसकी सही परीक्षण या सही परीक्षा करने का या मूल्यांकन करने का तरीका क्या है? तो यदि वाक्य सत्य है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि वाक्य असत्य है तो सत्य वाक्य साथ में लिखवाया जा सकता है। इससे ये पता लगे कि ये केवल टिक मार्क नहीं किया गया है, सत्य असत्य का परीक्षण भी किया गया है। जोड़ी जमाना या मैच करना, तो जोड़ी जमाना या टेबल मैच करने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं, उनके उत्तर लिखवाए जा सकते हैं। तो प्रश्न पत्र निर्माण रचना करते वक्त हमको ये 3-4 प्रकार की श्रेणी भी प्रश्नों के आकार की दृष्टि से ध्यान रखकर ऐसे प्रश्नों को भी सम्मिलित करना चाहिए। अगला आता है छात्र के स्तर की दृष्टि से। कई बार हम देखते हैं कि अच्छा परीक्षा परिणाम आ जाए, अच्छा हमारा सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाए, कोई ये ना पूछे कि आपका रिजल्ट इतना कमजोर क्यों रहा है, 100% विद्यार्थी पास हो जाएं, ऐसा शिक्षक सोच करके प्रश्न पत्र, सरल से सरल प्रश्न पत्र छांट देते, एक ही श्रेणी के क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आदर्श प्रश्न पत्र नहीं कहलाए जा सकते हैं, नहीं वो हमारी शिक्षण की गुणवत्ता को दिखा सकते हैं, या हमारा जो क्वालिटी ओरिएंटेड वर्क है उसको समाज तक नहीं भेज सकते। वहां देख करके कोई भी बच्चा, आप केवल बच्चे तक सीमित मत रखिए प्रश्न पत्र को, उसके माध्यम से जो लोग देखेंगे वो आपका मूल्यांकन करेंगे, आपके शिक्षण का मूल्यांकन करेंगे, वो शिक्षक का मूल्यांकन करेंगे, वो संस्था का मूल्यांकन करेंगे कि आपके विद्यालय में कितने क्वालिटी की टीचिंग होती है। तो ये ध्यान रखना कि हमारे पास 3 श्रेणी के छात्र होते हैं। किसी भी कक्षा में 3 प्रकार की श्रेणियां होती है छात्रों की। एक उत्तम श्रेणी के छात्र होते हैं जो बहुत इजीली, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इजीली किसी भी क्वेश्चन को या किसी बात को समझ लेते हैं और बहुत अच्छे से वो आंसर कर सकते हैं। दूसरा मध्यम श्रेणी के छात्र होते हैं जो 1 बार 2 बार बताने पर समझ लेते हैं और उनका समझने का स्तर मध्यम होता है। और तीसरा सामान्य श्रेणी के छात्र होते हैं जो थोड़े पिछड़े हो सकते हैं, या 2-3 बार 4 बार उनको रिवीजन करवाया जाए, बार बार बताया जाए, तब जाके उनको समझ में आती है, या वो पास होने तक की स्थिति में ही होते हैं। मध्यम श्रेणी के 50% और उससे अधिक 50 से 60% की श्रेणी तक पास होने की स्थिति में रहते हैं, और उत्तम श्रेणी के जो है वो 70-75% से हाई और भी अप 100% मार्क्स तक लाने की अपनी क्षमता रखते हैं। तो इस 3 श्रेणियों के बच्चों का भी ध्यान रख करके कि प्रत्येक श्रेणी का विद्यार्थी उस प्रश्न पत्र को अच्छे से सॉल्व कर ले। यदि आपने सारे क्वेश्चन सामान्य श्रेणी के दे दिए तो मध्यम श्रेणी के और उत्तम श्रेणी के विद्यार्थी उस समय सीमा से पहले ही प्रश्न पत्र सॉल्व कर देंगे और कहेंगे बहुत सरल था प्रश्न पत्र, और उत्तम श्रेणी का कहेगा प्रश्न पत्र अच्छा नहीं था। कई बार बच्चों को आपने ये शब्द कहते हुए सुना, अरे इतना सड़ा पेपर था कि पूछिए मत। अब पेपर कोई सड़ा नहीं होता, उसमें से कोई दुर्गंध नहीं आती, लेकिन किस बात की दुर्गंध आ रही, किस बात की बदबू आ रही, कि जिस शिक्षक ने भी इस मूल्यांकन की दृष्टि से जो प्रश्न पत्र की रचना की है उसका अपना बौद्धिक स्तर बहुत ठीक नहीं था, उसकी अपनी मानसिकता ठीक नहीं थी, उसकी अपनी यथार्थता ठीक नहीं थी, उसकी अपनी क्वालिटी ठीक नहीं थी। ये सिद्ध कर देता है वो क्वेश्चन पेपर।
इसलिए हमारा प्रश्न पत्र तीनों प्रकार की श्रेणियों के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए कि यदि उसमें कोई प्रश्नों के समावेश किए गए, ऊपर वर्णित श्रेणियां भी है प्रश्नों की, उन श्रेणियों में से प्रश्न उस प्रकार के लिए जाएं कि यदि उसमें सामान्य श्रेणी का जो बच्चा है वह उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ये मध्यम श्रेणी का जो बच्चा है वो भी उसको सॉल्व कर सके, और उत्तम श्रेणी का जो बच्चा है वो भी उसको सॉल्व कर सके। सभी श्रेणी के बच्चे अपने अपने श्रेणी और स्तर के अनुसार उन प्रश्नों को सॉल्व कर सके। इसलिए छात्र के स्तर की दृष्टि से भी सरल या उत्तम प्रश्न, मध्यम प्रश्न और सरल प्रश्न, इस प्रकार के या सामान्य प्रश्नों का समावेश प्रश्न पत्र में होना चाहिए। अगला हमारे प्रश्न पत्र रचना का पार्ट है पाठ्यक्रम संपूर्णता की दृष्टि से। आप उसमें कितना पाठ्यक्रम सम्मिलित करना चाहते हैं। यदि आप क्वार्टरली एग्जाम ले रहे हैं तो क्वार्टरली में जितनी यूनिट्स दी गई है वो सारी यूनिट्स जो अपेक्षित है परीक्षा में पूछी जानी, वह सारी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आना चाहिए। इसलिए क्वेश्चंस के जो ऊपर प्रकार वर्णित किए गए उन सब प्रकार के क्वेश्चन जो है प्रत्येक इकाइयों से लेना चाहिए। अर्धवार्षिक परीक्षा यानी आप हाफ ईयरली यदि एग्जाम ले रहे हैं तो उसमें कितना पाठ्यक्रम पूछा जाना अपेक्षित है, उसके अकॉर्डिंग आपको लेना। यदि आप एनुअल एग्जाम ले रहे हैं तो उसमें कितना परसेंट पूछना। ये पद्धति पुरानी होगी शायद कि हम यदि एनुअल एग्जाम ले रहे हैं तो फिर हम क्वार्टरली में जितना पूछा था उसका 20% पार्ट सम्मिलित करेंगे, हाफ ईयरली में जितना पूछा था या जितना पाठ्यक्रम हुआ था उसका 30% क्वेश्चन सम्मिलित करेंगे, और एनुअल में हाफ ईयरली के बाद में जितना क्वेश्चन जितना सिलेबस बचा था उस सिलेबस से अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेंगे, वो 50% पार्ट सम्मिलित करेंगे, और ऐसा करके 100% एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हमारा रेडी होगा। अब ये जब 100 मार्क्स का होता था तब होता था, ऐसे ही अपन 80 के मार्क्स पर जो है आउट ऑफ 80 पर भी इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब हमारी पद्धति हो गई पीरियोडिक टेस्ट की। उस समय हम मासिक टेस्ट लेते थे, मंथली टेस्ट, अब हम पीरियोडिक टेस्ट लेते हैं। पीरियोडिक टेस्ट हम 1.5 या 2 माह के अंदर में लेते हैं। तो पीरियोडिक टेस्ट में भी जितना सिलेबस पूछा जाना है और जो पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी मतलब यूनिट टेस्ट होता है या पीरियोडिक टेस्ट होता है उसमें उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सम्मिलित करते हैं। अब एक और चीज इसमें आ गई, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। तो टर्म फर्स्ट में यदि हमारे एक पीरियोडिक हुआ है और उसमें जितना सिलेबस था उसमें से कितना पार्ट लेना, और शेष बचे हुए टर्म फर्स्ट के पीरियोडिक फर्स्ट के बाद में टर्म फर्स्ट के लिए कितना शेष सिलेबस बचा उसमें से कितना पार्ट लेना, यह भी डिसाइड हमको प्रश्न पत्र रचना के समय करना चाहिए। यदि फर्स्ट टर्म का एग्जाम अलग से हो रही है उसका पाठ्यक्रम फिर सेकंड टर्म में सम्मिलित नहीं करना है, ऐसा डिसाइड है, ऐसी शिक्षण पद्धति है, ऐसी व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था में टर्म फर्स्ट को छोड़ करके टर्म सेकंड के बचे हुए पाठ्यक्रम जिसको हमने अध्यापित किया उसमें यदि हमारा पीरियोडिक सेकंड और पीरियोडिक थर्ड हुआ है तो पीरियोडिक सेकंड और थर्ड में जितना पाठ्यक्रम पढ़ाया गया, जितना पूछा गया है परीक्षा में, उसके बाद में उसका कितना परसेंटेज पार्ट लेते हुए बाद में बचे हुए पाठ्यक्रम में से कितना परसेंट पार्ट लेना, इसका भी डिसीजन, इसका भी डिसाइड टीचर को करके और फिर टर्म के लिए क्वेश्चन पेपर बनाना या पीरियोडिक के लिए क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए। अब क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त ये हमारी पाठ्यक्रम की संपूर्णता की दृष्टि से ध्यान रखते हुए एक और चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि पाठ्यपुस्तक के प्रारंभ में जो सिलेबस डिवाइड किया गया होता है या वेबसाइट पर, बोर्ड की वेबसाइट पर जो पाठ्यक्रम दिया गया उसके साथ साथ उसमें वेटेज भी दिया जाता है कि किस यूनिट से कितना वेटेज लेना है दिया गया यूनिट को, तो उस वेटेज के अकॉर्डिंग कितने अंकों के प्रश्न लेना चाहिए प्रश्न पत्र में, यह भी ध्यान रख करके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अच्छे बच्चे जो उत्तम श्रेणी के हैं, क्वालिटी वाले जो बच्चे हैं वो तो उसको ध्यान में रख करके तैयारी करते हैं, पेरेंट्स भी तैयारी कराते हैं, लेकिन हमारा प्रश्न पत्र उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ कि कितना वेटेज किस यूनिट को दिया गया है, उसमें कौन से क्वेश्चन कितने अंकों के आना चाहिए, ये शिक्षक ने प्रश्न पत्र निर्माण करते वक्त ध्यान नहीं दिया तो वो बच्चे के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। वो तो अपनी प्रिपरेशन से आ रहा है और उसको वो प्रश्न पत्र की श्रेणी नहीं मिल रही, वो प्रश्न पत्र का स्तर ही नहीं मिल रहा, तो फिर वो इस प्रकार के विद्यालय को या इस प्रकार के टीचर को, इस प्रकार के सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करता है। तो इसको ध्यान में रखकर हमको चाहे पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे मंथली टेस्ट हो, चाहे हमारे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल हो, टर्म फर्स्ट हो, टर्म सेकंड हो, जो भी हो, उनके इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र निर्माण करना चाहिए। तो ये हमारी 4 प्रकार के भाग हुए प्रश्न पत्र निर्माण के।
इन 4 प्रकार के भागों को सम्मिलित करते हुए प्रश्न पत्र निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चीज होती है वो ब्लूप्रिंट होती है। तो पहले ये सब बातें ध्यान में रख करके, माइंड सेट करके, उसके बाद हम ब्लूप्रिंट रेडी करें। ब्लूप्रिंट रेडी करते वक्त क्या बातें ध्यान रखनी, आजकल रेडी ब्लूप्रिंट भी आता है, तो उसको भी देखना समझना, तो उसको भी देखा समझा जा सकता है और खुद भी ब्लूप्रिंट निर्माण किया जा सकता है। तो क्वेश्चन पेपर के पहले क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट अर्थात उसकी आउट प्रोग्रामिंग करनी कि उद्देश्य के चयन की दृष्टि से या अंक योजना की दृष्टि से हमारा प्रश्न पत्र कैसा होगा, उसमें जितना पार्ट हमने पढ़ाया उसकी दृष्टि से हमारा उद्देश्य पूर्ण हो रहा है कि नहीं मूल्यांकन का या उस अध्यापन का, और हमारे अंकों की योजना क्या है अर्थात पूर्णांक कितने हैं। यदि 10 का टेस्ट है तो 10 अंकों के हिसाब से उसका रचना करना, 20 का है तो 20 के हिसाब से रचना करना, 50 है तो 50 के हिसाब से, 40 है तो 40 के हिसाब से, 80 है तो 80 और 100 है तो 100 के हिसाब से। तो अंक योजना और उद्देश्य के हिसाब से भी हमने विचार करना। फिर सभी विषय वस्तु पर ध्यान, उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जितनी विषय वस्तु है, तो जितना पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना है, जो उस जिसका टेस्ट लेना है उसके अनुसार, उस विषय वस्तु के अनुसार हमारे विषय और विषय वस्तुओं पर ध्यान पूरा होना चाहिए प्रश्न पत्र बनाते वक्त। फिर प्रश्नों की रचना का अनुपात, जो ऊपर वर्णित की गई है प्रश्न पत्र के भाग, और उन भागों के अकॉर्डिंग जो उसके सब पार्ट है, उन सब पार्टों में किस किस प्रकार के प्रश्नों का हमने चयन करना चाहिए, और वेटेज की भी चिंता ऊपर की गई है। वो सब बातें ध्यान रखते हुए प्रश्नों की रचना का अनुपात क्या होगा, किस प्रकार के प्रश्न कितने होना चाहिए, इसका भी ब्लूप्रिंट में स्थान हो। फिर विकल्प की योजना कि कुछ प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होते हैं, उन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए अंक अधिभार भी अधिक होता है, और यदि एक ही प्रश्न दे दिया और वो ही बच्चा नहीं कर पाया तो वो उतने अंक को छोड़ के चला जा रहा है। इसकी बजाय इसमें वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसको हम आंतरिक विकल्प कहते हैं, अर्थात उसके साथ में दूसरा क्वेश्चन ऑप्शनल देते हैं कि ये प्रश्न करो अथवा ये करो, ये करिए या ये करिए, या फिर हम क्वेश्चन के लिए निर्देश कर दिए और 3 क्वेश्चन दिए उसमें से कोई 2 करिए। इस प्रकार के आंतरिक विकल्प की रचना भी हमारे कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ में होती है जिनके वेटेज अधिक होते हैं, जिनके अंक अधिभार अधिक होते हैं, तो उसकी भी प्रश्न पत्र के ब्लूप्रिंट में विचार किया जाना चाहिए। कठिनाई के स्तर, प्रश्न की संख्या और समय सीमा, कितनी समय सीमा का प्रश्न पत्र बना, 10 अंक का है तो कितने समय का बनेगा, यदि 50 अंक का है तो कितने समय का बनता है, यदि 100 अंक का है तो कितने समय का बनता है, उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए कि इतने प्रश्न इतनी समय सीमा में बच्चा सॉल्व कर देगा। आदर्श प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितने प्रश्न होना चाहिए और अधिकतम कितने प्रश्न होना चाहिए, इसकी भी चिंता। हम एक टेस्ट भी लेते हैं तो कई बार होता है 10 नंबर का टेस्ट लेना चाहिए और उसमें आंतरिक विकल्प की रचना होनी चाहिए। तो ये 5 के बाद में 6 अंक का भी हो सकता है, 8 7 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, और कई बड़ी कक्षाओं में 15 अंक तक के, 12 अंक तक के प्रश्न भी होते हैं। अब ये सारा ब्लूप्रिंट का खाका तैयार करने के साथ साथ इसमें ऊपर वर्णित बातें कि आपका ज्ञान का परीक्षण हो जाए, अर्थात ज्ञानात्मक पक्ष का भी परीक्षण हो जाए, बोधात्मक पक्ष का भी परीक्षण हो जाए, कौशलात्मक पक्ष का भी परीक्षण हो जाए और प्रयोगात्मक पक्ष का भी परीक्षण हो जाए, और शेष जो भाग छूटे हैं प्रश्न पत्र निर्माण के या प्रश्न पत्र रचना के, उन भागों से भी प्रश्न सम्मिलित इसमें हो जाए। इन श्रेणियों के ये सावधानी इस समय रखनी चाहिए। या अभी जो मैंने बनाया हुआ है वो आपको जो है तात्कालिक आधार पर नहीं बनाया गया है, पहले से मेरे पास निर्मित था। तो यहाँ तात्कालिक बोर्ड का जो पैटर्न है और उसकी जो अंक योजना, उसके जो वेटेज है सब्जेक्ट या यूनिट वाइज, लेसन वाइज, तो वो भी ध्यान में रख करके, और अभी बीच में बोर्ड का पैटर्न आ गया था एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आना है, ओएमआर सीट पे उसकी आंसरिंग होनी है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना है तो ये सारी चीजें समाप्त हो गई, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आएंगे तो किस यूनिट से कितना वेटेज मिलेगा और उनमें से कितने क्वेश्चन आने वाले, उसका ध्यान करते हुए भी क्वेश्चन पेपर की रचना करनी चाहिए और वैसे ही अध्यापन भी कराना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना। अब प्रश्न पत्र बनाते वक्त प्रश्न पत्र पर कई बार हम कई सारी चीजें लिख नहीं पाते हैं, या कई सारी चीजें जो नहीं लिखनी चाहिए वो भी लिख देते हैं। जैसे हम विद्यालय का नाम लिख देते हैं, कभी भी हम भी इतने बड़े हो गए, हमने इतनी परीक्षाएं दी, क्या कोई परीक्षा में किसी विद्यालय का नाम प्रश्न पत्र पे आता है क्या? नहीं आता, तो उस पर नहीं लिखना। प्रश्न पत्र पर लिखने की बातें जो है वो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो है कुल पृष्ठ, आपने कितने पृष्ठों पर अंकन किया है, लिखा है या प्रिंट किया है, तो प्रश्न पत्र के पृष्ठों की संख्या, ताकि कोई प्रश्न पत्र अपूर्ण मिल गया किसी बच्चे को तो पता कर सके पहले पृष्ठ पे देख के कि नहीं इसमें तो 4 पृष्ठ हैं प्रश्न पत्र के, मेरे इसमें तो 2 ही पृष्ठ पे छपा हुआ आया है या 3 ही पृष्ठ पे छपा हुआ है। और बच्चों को, पर्यवेक्षकों को ये सूचना भी करना होती है कि वो जांच कर ले अपना प्रश्न पत्र ठीक प्राप्त हुआ है, तो वो इस प्रकार की जांच करने की आदत बच्चों की भी बनानी चाहिए और हमने भी अपनी आदत बनानी चाहिए। तो कुल पृष्ठ संख्या,
रोल नंबर लिखने का एक कॉलम या एक स्पेस बनाना चाहिए कि बच्चा अपने पास प्रश्न पत्र आने के बाद अपना रोल नंबर लिख दे, ताकि वो प्रश्न पत्र बदलने की संभावना न रहे। क्योंकि ये जो रिक्त स्थान, वैकल्पिक, सत्य असत्य, सही जोड़ी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर वो उस पर टिक करके और अपने दूसरे साथी को दे सकता है, तो यहाँ नकल की पर्याप्त संभावना होती है। यदि कोई पकड़ता है तो बोले ये तो मेरा ही पेपर है, पर यदि उसने प्रारंभ में अपन ने परीक्षा के समय उससे रोल नंबर लिखा लिया तो उसकी संभावनाएं कम हो जाती है। फिर वार्षिक परीक्षा है तो वार्षिक, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, या आप पीरियोडिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या जो भी आप टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड ये लिख सकते हैं, एनुअल एग्जाम लिख सकते हैं, सेशन डाल सकते हैं। इतना अपन ने लिखना चाहिए। कक्षा लिखना चाहिए, क्लास स्टैंडर्ड लिखना तो महत्वपूर्ण है, पता ही कैसे लगेगा कि किस कक्षा का पेपर है। विषय सब्जेक्ट भी लिखना महत्वपूर्ण है, पता ही लगेगा कि किस सब्जेक्ट का। अब वो जो हम अपने संस्था का नाम नहीं लिखते हैं, लेकिन हम सब्जेक्ट वाइज कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग के हमारे कोई भी तरीके हो सकते हैं। या मैंने एक तरीका अप्लाई किया है कि यहाँ हिंदी का प्रश्न पत्र इसलिए मैंने एच लिया कैपिटल, 8th क्लास का इसलिए मैंने 8 लिया, 22 ईयर का इसलिए मैंने 22 लिया है, और एम यानी मैन एग्जाम का अर्थात एनुअल का परीक्षा का प्रश्न पत्र है इसलिए मैंने एम ले लिया। अब आप कोड देख करके पता कर सकते हो कि ये हमारे स्कूल का ही प्रश्न पत्र है या हमारे स्कूल का नहीं है। और इस कोड के माध्यम से भी यदि प्रश्न पत्र आउट हो गया है तो आप तुरंत पहचान कर सकते हो कि हमारे स्कूल का पेपर आउट हो गया। तो इसलिए स्कूल का नाम नहीं होता है, पर हम कोड से पहचान कर सकते हैं कि ये हमारा स्कूल का पेपर है कि नहीं, ये हमारा ही क्वेश्चन पेपर है कि नहीं। साथ में समय सीमा उसकी लिखी हुई होना चाहिए, कितने घंटे का है, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 1.5 घंटा, तो वो लिखना चाहिए। और पूर्णांकों का स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। सामान्यतः हम लिखते ही हैं, लेकिन हमारे ध्यान में यह आ जाना चाहिए कि वास्तव में पूर्णांक कितने, नहीं तो सामान्यतः हम क्या करते हैं, उतना पूर्णांक लिख दो जो हमको ध्यान में आ रहा है। ये कोई अपन ने पेपर लिया है सैंपल पेपर, तो सैंपल पेपर में जितना लिखा उतना अपन भी लिख दो। तो ये पूर्णांक जितने लिखे हैं, जब क्वेश्चंस हम बनाते हैं इस प्रकार की श्रेणियों के, और उनके जब वेटेज लिखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का है, ये भी लिखना अनिवार्य होता है। कई बार क्वेश्चन पेपर सेट करके देते हैं, ये लिखा ही नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का है। तो जांचते वक्त कैसे डिसाइड होगा कि किस क्वेश्चन पेपर को कितने अंक से जांचें, उसका मूल्यांकन करें। तो इसलिए प्रारंभ में ही प्रश्न पत्र पर उन प्रश्नों के जो है वेटेज, उनका अंक, कितना अंक अधिभार है वो लिखा हुआ होना चाहिए। और अंक अधिभार लिखते वक्त ये सावधानी रखनी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि 5 रिक्त स्थान पूछ रहे तो 5 अंक के, यदि आप 5 पूछ रहे और 4 अंक दे दोगे केवल आप अंक पूरे, पूर्णांक पूरे करने के लिए, तो 5 में से 5 सही किए तो आप 5 में से कितने दोगे उसको, 4 अंक दोगे क्या? या कोई एक गलत किया तो कितना अंक काटोगे? तो ये समस्या आना है। इसलिए एक क्वेश्चन कितने अंक का होना चाहिए, या जो क्वेश्चन का सेट है वो कितने अंक का होना चाहिए, इसकी भी हमको रचना ठीक से करनी चाहिए। इसी प्रकार से पूर्णांक का ध्यान रखते हुए हम सारे अंक जो दिए गए हैं प्रश्नों के अनुसार, उनकी भी योग करके पूर्णांक से मैच कर लें। पता लगा पूर्णांक तो 80 लिखा, लेकिन प्रश्नों को जो अधिभार दिए उनकी जब गणना करेंगे तो पता लग रहा है वो 85 हो रहे हैं, या 75 हो रहे हैं, या 78 हो रहे हैं, 2 अंक कम पड़ रहे हैं। ये बाद में जांचते वक्त ध्यान नहीं रखा तो गलत मूल्यांकन होगा, या जांच बच्चे ने बता दिया कि आचार्य जी ये तो पूरे जोड़ने पर इतने ही हो रहे हैं, तो फिर आपके लिए समस्या होगी कि किसमें अंक बढ़ाएं किसमें घटाएं। तो ये प्रश्न पत्र निर्माण करते वक्त निर्माणकर्ता ने सावधानी रखनी है कि कितने पूर्णांक और कितने पूर्णांकों के अधिभार हमने अंकों को भी विभाजित कर दिया है प्रश्नों के साथ में। तो इसकी भी रचना करते वक्त सावधानी रखनी चाहिए। विशेषता क्या क्या होनी चाहिए, तो ध्यान में आता है कि प्रश्न पत्र की हमारी ये विशेषता कह लो या सावधानी कह लो कि प्रश्न पत्र में यथार्थता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। व्यक्ति निष्ठता इसलिए ना हो कि हम किसी व्यक्ति को ध्यान में रख करके क्वेश्चन पेपर आने, यार वो तो फलाने का बच्चा भी इसमें पढ़ता है, थोड़ा क्वेश्चन पेपर सरल होगा तो वो पास हो जाएगा या वो अच्छे अंक ले आएगा, ये बात नहीं आनी चाहिए। हम वस्तुनिष्ठता हमको ध्यान रखनी, प्रश्नों में भी वस्तुनिष्ठता का ध्यान रखना। कई बार प्रश्नों में भी किसी व्यक्ति का नाम हम डाल देते हैं, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था, लखन जी सूटकेस लेकर भोपाल जाते हैं। अब ये लखन जी यही है लखन जी क्या, तो वो ध्यान रखना कि हम अपने विद्यालय के किसी व्यक्ति का नाम उसमें नहीं डालना चाहिए, इससे हमारी गोपनीयता भंग होने की संभावना रहती है। इसलिए कोई काल्पनिक नाम लिए जा सकते हैं। विश्वसनीयता का, कि हमने क्वेश्चन पेपर बनाया है तो वो इतना विश्वसनीय है कि हर श्रेणी के विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके प्रश्न पत्र निर्माण के जितने पार्ट हैं उन सबको ध्यान में रख करके एक श्रेष्ठ प्रश्न पत्र निर्माण किया गया है और पाठ्यक्रम के अनुकूल निर्माण किया गया, बिना किसी व्यक्ति को ध्यान में रख करके निर्माण किया गया, बिना इस बात को ध्यान में रख करके किया गया है कि हमारा श्रेष्ठ परिणाम आ जाए। भाई वो तो प्रश्न पत्र की रचना में जितने भाग होना चाहिए उन भागों को
ध्यान में रख करके वो निर्माण किया गया, ये विश्वसनीयता होनी चाहिए। संस्कारिता भी होनी चाहिए, कोई ऐसी शब्दावली का उपयोग ना हो जिससे लगे कि यहाँ संस्कार पालन नहीं हुआ है। कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें हम कोई इस प्रकार की बात लिख देते हैं जो अच्छी नहीं होती, तो उसको ध्यान में रखकर संस्कार पक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए। जांच में सुगमता हो, इसका ध्यान रखते हुए प्रश्नों की श्रेणी और उनकी क्रमबद्धता वैसी हो कि 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 5 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 8 अंक, 10 अंक, 15 अंक, इस प्रकार से अंकों का वरीयता क्रम होना चाहिए कि जांचते वक्त भी हमारा एक सेटअप चले, एक माइंड सेट रहे कि हम जो जांच रहे हैं कितने प्रश्नों के बाद में कितने अंक के प्रश्न आ जाएंगे, फिर कितने प्रश्नों के बाद कितने अंक के आ जाएंगे, तो जांच में भी सुगमता होती है। फिर तार्किकता होनी चाहिए प्रश्नों में कि कुछ प्रश्न ऐसे भी हो जिनमें तर्क देना हो बच्चों को, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि बच्चे ने नकल तो नहीं की, ये भी पता किया जा सकता है तार्किक प्रश्नों में ये होता है, तो इस बात की भी चिंता हमको करनी चाहिए। गोपनीयता, हमने प्रश्न पत्र सेट किया लेकिन अपने रजिस्टर में रख लिया, अपनी बुक में रख लिया, या बुक में निशान लगाया और फिर उसको आपने प्रश्न पत्र में नोट कर दिया, प्रश्न पत्र बना लिया, तो बुक में तो निशान लगे हैं, संयोग से वही बुक बच्चों के लिए थी या वही बुक टेबल पे रखी, बच्चों ने देख ली। तो ऐसे कुछ बातों का ध्यान रख करके प्रश्न पत्र की गोपनीयता, विभिन्न पक्षों का गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए। त्रुटि रहित हो, अर्थात हम ही 2 बार 3 बार उसको रीड कर लें कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। वैज्ञानिकता हो, अर्थात वास्तव में वो प्रश्न जो है समयानुकूल हो, अंक अधिभार के अनुकूल हो, बच्चों की क्षमता अनुकूल हो, पाठ्यक्रम के उद्देश्य को पूर्ण कर रहा हो, ऐसी तमाम प्रकार की साइंटिफिक वो हमारा क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। और व्यवहारिकता के भी उस पर होना चाहिए धरातल पर। अन्यथा कई बार होता है कि 4th क्लास के बच्चे के लिए क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं और क्वेश्चन कितने दिए तो 35 दे दिए, 34 क्वेश्चन दे दिए, पूर्णांक कितना है तो 50 है, तो कितने प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न पत्र रचना में प्रश्न पत्र के पूर्णांक, प्रश्न पत्र की समय सीमा, प्रश्न पत्र के संख्या, प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का प्रकार, प्रश्नों का स्तर, छात्रों का स्तर, ऐसी तमाम बातों का ध्यान रख करके यदि प्रश्न पत्र बनाया जाता है तो वो व्यवहारिक धरातल पर सिद्ध होता है, ठीक लगता है। तो इन तमाम बातों को और सावधानियों को ध्यान में रख करके और पिछले जो वर्णित बिंदु है उनको ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि प्रश्न पत्र बनाना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, लेकिन वास्तव में एक कलात्मक कार्य है, एक आर्ट है। और ये आर्ट से जब टीचर तज्ञ होगा तो यह प्रश्न पत्र बनाना बहुत सरल कार्य हो जाएगा, और यह कुशलता यदि उसके अंदर आ गई तो निश्चित वह सरल होगा ही। और इस दृष्टि से प्रश्न पत्र निर्माण होना चाहिए कि ये केवल भैया बहनों का, छात्रों का मूल्यांकन नहीं करेगा, अपितु जो सब्जेक्ट पढ़ाता है उस पढ़ाने वाले का, व्यक्ति का भी मूल्यांकन यह करेगा। इसलिए स्वयं यदि हम प्रश्न पत्र निर्माण कर रहे तो हमारे स्वयं का भी मूल्यांकन इस प्रश्न पत्र से होगा। ऐसा प्रश्न पत्र निर्माण करने की कला, कुशलता ही हमारी प्रश्न पत्र निर्माण के साथ में होगी, तो हम अपने पाठ्यक्रम के साथ, भैया बहनों के साथ, अपने स्कूल की क्वालिटी के साथ और वास्तव में बच्चों की गुणात्मकता के साथ में न्याय कर पाएंगे, अन्यथा ये न्याय हमारा नहीं हो पाएगा। ये एक हमने यहाँ दिया है क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड का होता है, सेट भी लिखा होता है, उसमें कोड लिखे होते हैं, साथ में परीक्षार्थी कोड को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित करिए। बोर्ड का पैटर्न है, रोल नंबर के लिए स्पेस दिया हुआ है, सीरीज नंबर दिया हुआ है और नोट दिए हुए हैं इंग्लिश और हिंदी में, अर्थात निर्देश भी हमारे ठीक प्रकार से दिए हुए होना चाहिए ताकि उसको पढ़ के बच्चा उसके अकॉर्डिंग कार्य कर सके। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर के ऊपर या फ्रंट में क्या होना चाहिए, ये चीज हमने आपको यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट, एक ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर का यहाँ दिया है, निर्धारित समय सीमा हिंदी इंग्लिश में लिखी है, अधिकतम अंक उसमें लिखे हैं, मैक्सिमम मार्क्स लिखे हैं, पीटीओ लिखा है, सामान्य निर्देश जनरल जो है इंडिकेशंस बहुत दिए गए हैं, और ये सारे निर्देश के साथ में फिर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हुआ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त थोड़ी सी भी कोताही नहीं बरतना, या हमको ये ध्यान रखना है कि वास्तविक आदर्श प्रश्न पत्र हमारे द्वारा दिया जा रहा है, जिससे हमारा अपना आदर्श भी और हमारी गुणवत्ता भी परिलक्षित हो सके। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है कि आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं, चाहे आप क्लास टेस्ट ले रहे हो, चाहे आप जो है पीरियोडिक टेस्ट ले रहे हो, मंथली टेस्ट ले रहे हो या टर्म एग्जाम ले रहे हो, आपके प्रश्न पत्रों में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग या ये जहां जो समझाया गया उसके अकॉर्डिंग गुणवत्ता आएगी, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं अपना विषय यहीं समाप्त करता हूं। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना, नोट भी किया होगा, आपने नहीं किया तो आगे से आप प्रत्येक सेशन को आप नोट करें, एक डायरी पृथक से इसकी बनाएं, यही डायरी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और इस माध्यम से हम अपने गुणात्मक विकास की दृष्टि से, भैया बहनों के हो, विद्यालय के हो या व्यक्तिगत गुणात्मक विकास की दृष्टि से हम जो विचार करते हैं उन विचारों पर हम क्रियान्वयन कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ऐसी शुभकामना के साथ कि आप हम सब मिलकर के विद्यालय विकास
करेंगे और गुणात्मक विकास होगा, ऐसी अपेक्षा के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद। आपने शालीनता पूर्वक, धैर्य पूर्वक इसको सुना, बहुत अच्छे से आपने नियमों का पालन किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने पूर्व में जो सीखा है और नए लोग जो हमसे जुड़े उन्होंने भी आपको फॉलो किया। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हम आईसीटी का एक बेहतर यूज कर पा रहे हैं और प्रांत में और आदर्श स्थापित करेंगे। ये जो हमारा प्रारंभ हुआ है इसको हम और प्रचारित करेंगे। और पिछले वर्षों में तो हमने अन्य विद्यालयों ने भी अपेक्षा की थी तो उनको भी जोड़ा था, यदि अब भी कोई अपेक्षा करेगा तो उनको भी हम जोड़ेंगे और ये आदर्श स्थिति दिखाएंगे कि वास्तव में माणिक बाग के शिक्षार्थी, अपने टीचर्स जो हैं वो कितने क्वालिटी ओरिएंटेड वर्क की ओर प्रशस्त हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद।